नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक शानदार सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने में भागीदार बनिए। आज का जो वीडियो सेशन है वो रैशनल बेस वीडियो सेशन है। मजा आएगा आपको। आप अपने आंसर को पुट करिए, अपने आपके नॉलेज को जांचिए, फिर करेक्ट आंसर से मैच करिए और अगर आप गलत होते हैं तो सही आंसर दीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट होएंगे। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चाबी है जो आपको सफलता के शिखर पे पहुंचा के उसके सारे दरवाजों को खोलने में मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। एक शानदार जो है एमसीक्यू ये सेशन रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ए पेशेंट विद ए C6 स्पाइनल इंजुरी वुड मोस्ट लाइकली हैव व्हिच साइन और सिम्टम। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक मरीज है जिसको C6 स्पाइनल इंजुरी हुई है। याद रखिएगा कहां पे हुई है स्पाइनल इंजुरी, सर्वाइकल 6 वर्टिब्री पे। मोस्ट लाइकली हैव विच साइन और सिम्टम, कौन सा साइन और सिम्टम जो है वो मोस्टली इस मरीज में देखने को मिलेगा। जिस मरीज को C6 स्पाइनल इंजुरी हुई है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, एफेजिया, हेमीपैरेसिस, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल साइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने ठीक जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। देखिएगा करेक्ट आंसर है डी, इट्स क्वाड्रिप्लेजिया। इंजुरी किसकी हुई है, इंजुरी किसकी हुई है, C6 सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिबल लेवल पे स्पाइनल कोड के अगर सर्वाइकल लेवल पे अगर इंजुरी होती है ना, तो सर्वाइकल लेवल पे जब भी इंजुरी होती है तो अपर लिम और लोअर लिम दोनों के अंदर पैरालिसिस देखने को मिलता है। चारों लिम में जब पैरालिसिस होता है, ऑल फोर लिम, उसको क्वाड्रिप्लेजिया के नाम से जानते हैं, है ना। चारों लिम के अंदर जब पैरालिसिस होता है उसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। अगर ये इंजुरी स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल के नीचे जो थोरेसिक होता है उस एरिया में होती, थोरेसिक एरिया में, तो वहां पे देखने को मिलता पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है लोअर या अपर, दोनों किसी दो लिम्ब में पैरालिसिस। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी में पैराप्लेजिया का मतलब हो गया लोअर लिम्ब में, जब इंजुरी थोरेसिक एरिया में हो। तो पैराप्लेजिया में टू लिम्ब्स होते हैं, है ना, टू लिम्ब, अपर या लोअर, तो ये नहीं हो सकता। हेमीपैरेसिस का मतलब होता है हाफ बॉडी, आइदर राइट और लेफ्ट। हाफ बॉडी का पैरालिसिस हेमीप्लेजिया या हेमीपैरेसिस कहलाता है, तो ये राइट और लेफ्ट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी में हेमीप्लेजिया नहीं होता है। जब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड का फ्लो रुकता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हम बोलते हैं, स्ट्रोक एक बीमारी होती है, उसमें हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया होता है। और एफेजिया का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक्सप्रेस या अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है बोले हुए शब्दों को, है ना, एफेजिया, लैक ऑफ स्पीच। और कैसी स्पीच, कैसा एफेजिया, या तो किसी ने कुछ बोला वो समझ नहीं आ रहा है, या किसी ने कुछ एक्सप्रेस किया, है ना, वो भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो डिफिकल्टी रहती है एक्सप्रेसिंग करने में, खुद को बोलने में, किसी चीज को एक्सप्रेस करने में, या किसी की बोले हुए शब्दों को समझने में। ब्रोकाज और वर्निकेज दो तरीके के एफेजिया होता है जो स्ट्रोक में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दी, दैट इज क्वाड्रिप्लेजिया, C6 स्पाइनल इंजुरी। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। क्वेश्चन है, मेडिकेशन दवाई यूज की जाती है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, है ना, कौन सी दवाई, विच मेडिकेशन यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीज। दवाई का नाम है रेनिटिडिन जेंटेक। कैसे काम करती है, क्वेश्चन ने पूछा है। एक दवाई है रेनिटिडिन जो कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, ये काम कैसे करती है। तो रेनिटिडिन का जो ग्रुप है वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन से ग्रुप की दवाई है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये ग्रुप आपको याद रखना है। ये दवाई है, कैसे काम करती है। ऑप्शन है न्यूट्रलाइज एसिड, रिड्यूसिंग एसिड सिक्रेशन, स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रिक रिलीज और प्रोटेक्टिंग द म्यूकोजल बैरियर। एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर और पीपीआई दोनों ही का काम क्या रहता है, एस टू रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तो एचसीएल का सिक्रीशन जो है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कम करेगी, मिनिमाइज करेगी। जब भी किसी क्वेश्चन में दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं तो जवाब उसी में से होता है। एक ऑप्शन लिया हुआ है रिड्यूस एसिड सिक्रेशन और सी ऑप्शन में स्टिमुलेट गैस्ट्रिन रिलीज, तो स्टिमुलेट नहीं करती है, इसका काम क्या होता है, रिड्यूस करना। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रिड्यूस करती है एचसीएल के सिक्रेशन को, एसिड के सिक्रेशन को क्या करती है, कम करती है, लेस करती है, रिड्यूस करती है, मिनिमाइज करती है।
न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो एंटासिड का होता है ना। न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करते हैं? एंटासिड्स। एंटासिड्स जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं। और प्रोटेक्टिव म्यूकोजल बैरियर जो है वो सुक्राल्फेट टाइप के सब्सटेंस बनाते हैं, है ना, जो कि प्रोटेक्टिव म्यूकोजल बैरियर बनाएंगे और जिससे जो हीलिंग है वो होनी आसान हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या चीज जो है काम रहेगा रेनिटिडिन का, तो ये एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर है और ये एसिड के सिक्रेशन को क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है। एंटासिड न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है एसिड को, गैस्ट्रिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करेगा और म्यूकोजल बैरियर जो है वो प्रोटेक्ट करता है म्यूकोजल बैरियर म्यूकोजा का, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। वेरी गुड। ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट विद ड्यूडिनल अल्सर, मरीज है ड्यूडिनल अल्सर का, याद रखिएगा कौन सा अल्सर है? ड्यूडिनल अल्सर। द नर्स फाइंड दैट द पेशेंट एक्सपीरियंस, ड्यूडिनल अल्सर वाले मरीज के अंदर असेसमेंट के दौरान कौन सा क्लिनिकल साइन देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन है पूछा है। ऑप्शन है अर्ली सेटाइटी, है ना, मतलब फुलनेस की फीलिंग आती है, जल्दी खाना खाती है, मतलब एक रोटी आदमी ने खाया और उसको लगता है कि उसको मतलब उसकी भूख खत्म हो गई है, इसको सेटाइटी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेन व्हेन ही ईट्स, जब वो खाता है तब दर्द होता है। तीसरा है डल अपर एपिगैस्ट्रिक पेन, डल टाइप का अपर एपिगैस्ट्रिक पेन होता रहता है। और चौथा है पेन व्हेन ही हैज एन एम्प्टी स्टोमक, चौथा है जब उसका स्टोमक एम्प्टी रहता है तब उसको पेन होता है। चार ऑप्शन दिए हुए, समझिएगा। पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब है अल्सर कहाँ पे है? स्टोमक के अंदर, है ना। स्टोमक में कहीं अल्सर हो जाए उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, है ना। स्टोमक के अंदर कहीं भी अगर अल्सर हो जाए उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और ड्यूडिनम में अगर ये अल्सर हो तो उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि अगर किसी इंडिविजुअल को गैस्ट्रिक अल्सर है ना, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर अल्सर है, तो उस मरीज में उसको खाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता खाना खाती दर्द होने लग जाएगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीज में अर्ली सेटाइटी आ जाती है, उसमें खाने का मन ही नहीं करता है। तो ये सिम्टम तो गैस्ट्रिक अल्सर का है, ड्यूडिनल अल्सर का नहीं है। वो मरीज खाता नहीं है क्योंकि उसको पेन होता है व्हेन ही ईट, जब वो खाना खाता है पेन होता है। रीजन है एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है खाते समय, और जैसे ही उसने खाना खाया एसिड सिक्रीशन हुआ, वो जो HCl है वो टच किया अल्सर पे, और जैसे ही अल्सर पे टच होता है सीवियर पेन होता है। तो मरीज एक तो खाता ही नहीं है, और जब वो खाता है तो जल्दी से उसको फुलनेस आ जाती है, बोले अब मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो ये दोनों ही साइन है गैस्ट्रिक अल्सर के। डल अपर एपिगैस्ट्रिक पेन होता ही रहता है ना, जिनको गैस्ट्रिक अल्सर होता ही रहता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है, तीनों ए बी और सी जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर के साइन है, इसलिए तीनों ही खोटे जवाब है जिन्होंने भी दिया है। करेक्ट आंसर क्या है? डी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। पेन व्हेन ही हैज एन एम्प्टी स्टोमक, जब मरीज एम्प्टी स्टोमक है, उसके स्टोमक के अंदर कुछ भी नहीं है, मान लो, है ना, स्टोमक जो है एकदम खाली है, उसके स्टोमक में कुछ है ही नहीं, उसको ड्यूडिनल अल्सर है। तो होता क्या है कि स्टोमक में जब कुछ नहीं होता लेकिन एसिड तो बनता रहता है, और जो यहाँ पे स्टोमक के अंदर HCl का सिक्रेशन हुआ है, वो HCl क्या करता है, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे की तरफ जाएगा और ड्यूडिनम आएगा, और जब यहाँ पे टच करता है वो तो मरीज को पेन होता है। तो जब मरीज एम्प्टी स्टोमक होता है तब उसको क्या होता है? पेन होता है, HCl के ड्यूडिनम में टच करने के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। पेन व्हेन ही हैज एन एम्प्टी स्टोमक। वेरी गुड। ए पेशेंट विद कैंसर डेवलप अ प्लूरल इफ्यूजन, मरीज को कैंसर है और क्या हो गया? उसको प्लूरल इफ्यूजन हो गया है। प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स की जो कवरिंग लेयर है पेराइटल और विसरल प्लूरा, उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। लंग्स के पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में फ्लूइड भर जाना, प्लूरल इफ्यूजन। ड्यूरिंग चेस्ट ऑस्कल्टेशन, अब उस मरीज का आप चेस्ट ऑस्कल्टेशन कर रहे हो, विच ब्रेथ साउंड शुड बी द नर्स एक्सपेक्ट टू हियर, कौन सी ब्रेथ साउंड आप एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आपको कैसी ब्रेथ साउंड वहां पे सुनाई देगी? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैकल, सेकंड ऑप्शन है रोंकाई, थर्ड ऑप्शन है डिमिन्स ब्रेथ साउंड और फोर्थ ऑप्शन है वीजेस। कौन सी ब्रेथ साउंड आपको वहां पे सुनाई देगी ड्यूरिंग चेस्ट ऑस्कल्टेशन? बहुत बढ़िया। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब हो गया, हमने पढ़ा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना प्लूरल स्पेस में, और जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन प्लूरल स्पेस के अंदर हो जाता है तो जो ट्रांसमिशन है नॉर्मल ब्रेथ साउंड का वो इंपेयर्ड होता है, नॉर्मल ब्रेथ साउंड जो जा रही है वो इंपेयरमेंट होती है, और उसकी वजह से जब हम सुनते हैं तो वहां पे आपको ढंग से साउंड जो है हर्ड ही नहीं होगी, क्योंकि ब्रेथ साउंड थोड़ी क्या हो जाती है? डिमिन्स। तो बिल्कुल सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डिमिन्स देखने को मिलेगी ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड क्या देखने को मिलेगी? डिमिन्स देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन में जो क्रेकल साउंड दिया गया है ये एक तरह का पॉपिंग साउंड होता है जो कॉमनली देखने को मिलता है एटिलैक्टोसिस कंडीशन में या
हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में मेनली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर जो होता है, उसके अंदर क्रैकल साउंड वहां देखने को मिलते हैं। रोंकाई जो एक लो पिच साउंड है, स्नोरिंग क्वालिटी की साउंड होती है और ये इंडिकेट करती है कि जो लार्जर एयरवे है उनके अंदर सिक्रीशंस है ना। जब लार्जर एयरवे के अंदर सिक्रीशन होते हैं तो रोंकाई साउंड वहां पे देखने को मिलते हैं। एक लो पिच की स्नोरिंग क्वालिटी की साउंड रोंकाई कहलाती है। वीज जो है वो देखने को मिलती है। वीज एक तरह की हाई पिच की म्यूजिकल साउंड है, हिसिंग साउंड कहते हैं इसको, और ये एयरवे के नैरो होने की वजह से होता है। जैसे मोस्ट कॉमनली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अस्थमा में देखने को मिलेगी, सीओपीडी के अंदर या ब्रोंकाइटिस के अंदर, इन सब कंडीशन में एयरवे थोड़ा नैरो हो जाता है, उसकी वजह से वी साउंड आती है। तो ए, बी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ब्रेथ साउंड डिमिश हो जाएगी प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन के अंदर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। When teaching a patient about cardiomyopathy, which statement by the patient indicate that further teaching is needed about the cause of cardiomyopathy? Option A, it's caused by plaque in the arteries. Second, it's caused by a virus. Third, it's caused by bacteria. Fourth, it's caused by certain drugs. क्या पूछा गया है? एक मरीज को आप टीच कर रहे हैं कार्डियोमायोपैथी के बारे में, क्या स्टेटमेंट मरीज का इंडिकेट करता है कि उसको और टीचिंग की जरूरत है, क्योंकि वो कारण जो बता रहा है कार्डियोमायोपैथी का वो गलत बता रहा है ना। मतलब आप कारण के बारे में बता रहे थे, टीच करा रहे थे, मरीज ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई इससे कार्डियोमायोपैथी होती है, तो आपको उसको और टीचिंग कराने की जरूरत है, क्योंकि मरीज को एग्जैक्टली पता नहीं चला कि कार्डियोमायोपैथी किससे होती है। कहने का मतलब है कौन कौन से कार्डियोमायोपैथी के कारण है, एक को छोड़ के। तो चार में से तीन कारण है, एक नहीं है। तो देखिएगा, कार्डियोमायोपैथी का मतलब है हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो गड़बड़ हो जाती है, और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कभी भी आर्टरीज के अंदर प्लेग फॉर्मेशन की वजह से, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से गड़बड़ नहीं होती है। तो डेफिनेटली ए जो है वो कार्डियोमायोपैथी का कोज नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि सवाल ने ये पूछा कौन सा कोज नहीं है। वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, या कुछ ड्रग्स होती है जो हार्ट की मायोकार्डियम को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। तो दीज ऑल थ्री, बी, सी एंड डी जो है वो कोजेज है कार्डियोमायोपैथी के, लेकिन प्लेग जो है वो कार्डियोमायोपैथी का कोज नहीं है, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कोज है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बी, सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। Which of the following sign is one of the earliest indication of cardiogenic shock? सवाल ने क्या पूछा है कि कार्डियोजेनिक शॉक का कौन सा अर्लीस्ट इंडिकेटर है। आपको क्लिनिकल साइन पूछा है और किसका पूछा है, कार्डियोजेनिक शॉक का सबसे अर्लीस्ट इंडिकेटर। ऑप्शन दिया हुआ है साइनोसिस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, प्रेजेंस ऑफ ए फोर्थ हार्ट साउंड और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सा कार्डियोजेनिक शॉक का अर्लीस्ट साइन है? देखिएगा, कार्डियोजेनिक शॉक जब भी होता है, कार्डियोजेनिक शॉक जब भी होता है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा? कार्डिक आउटपुट। जब कार्डिक आउटपुट बॉडी में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है ऑर्गन को, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन को डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाएगा परफ्यूजन, है ना, परफ्यूजन, ब्लड का फ्लो वाइटल ऑर्गन को। और ब्लड का फ्लो कम होता है तो ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है ब्रेन सेल। तो ब्लड का फ्लो जो है वो सेरिब्रम में भी कम होगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो। सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है, ब्रेन को जो ब्लड का फ्लो है वो भी क्या होएगा, कम। जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्रेन जो है, जो इंडिविजुअल है, वो रेस्टलेसनेस, एजिटेशन और कंफ्यूजन होएगा। इसकी वजह से इंडिविजुअल क्या होगा, सबसे फर्स्ट साइन होता है रेस्टलेसनेस, ये देखने को मिलेगा उसमें। एजिटेशन हो जाएगी उसके अंदर, है कि नहीं है। और वो क्या देखने को मिलेगा उसमें, कंफ्यूजन। तो ये तीन क्लिनिकल साइन उसमें देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन और कंफ्यूज होने लगेगा, और इसको बोलते हैं कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, अल्टर्ड। वेरी गुड, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कार्डियोजेनिक शॉक, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, और उसकी वजह से रेस्टलेसनेस, एजिटेशन और कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वहां पे डेवलप हो जाएगा। साइनोसिस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और प्रेजेंस ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड, ये जो है साइनोसिस और यूरिन आउटपुट का कम होना और फोर्थ हार्ट साउंड की प्रेजेंट होना, ये तीनों ही शॉक के लेट साइन में आते हैं। हमें लेट नहीं पूछा है, हमें तो क्या पूछा है, ये लेट साइन है साहब। और हमें कौन सा साइन पूछा है, हमें पूछा अर्लीस्ट इंडिकेटर बताओ। तो अर्लीस्ट कौन सा रहेगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन है, while assessing a patient with DIC, disseminated intravascular coagulopathy,
DIC के मरीज को आप असेस कर रहे हैं, द नर्स सस्पेक्ट द पेशेंट हैज डेवलप इंटरनल ब्लीडिंग, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। कौन सा साइन इंडिकेट करता है इंटरनल ब्लीडिंग को, है ना, कुछ 4 साइन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है विच साइन इंडिकेट इंटरनल ब्लीडिंग। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि हाइपरटेंशन, सेकंड ऑप्शन है पटेची, थर्ड वन है इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, और फोर्थ वन है ब्रेडिकार्डिया। तो देखिएगा DIC जब भी होती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी होती है, तो वहां पे ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लीडिंग इंटरनली होगी, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होगी, तो ब्लड जो है वो कलेक्ट होएगा पेरिटोनियल कैविटी में, है ना। जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें ब्लड क्या होगा, इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा। जब ब्लड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कलेक्ट होएगा, तो उसकी वजह से जो एब्डोमेन है वो डायलेट हो जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगा, है ना। जब कलेक्ट होगा तो एब्डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंड, एब्डोमेन डिस्टेंशन वहां पे डेवलप हो जाएगा। और जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप होएगा तो डेफिनेटली एब्डोमिनल गर्थ आप मेजर करोगे तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ जो है वो इंडिकेट करेगी वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हुई, पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड कलेक्ट हुआ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ जाएगी, और एब्डोमिनल गर्थ बढ़ गई, इसका मतलब उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो सी यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। जब भी ब्लीडिंग होती है, मरीज शॉक में जाता है, तो उसका बीपी ज्यादा होने की बजाय क्या हो जाता है, कम, तो वहां पे हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। हार्ट रेट जो है वो कम होने की जगह क्या हो जाती है, ज्यादा, वहां पे टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। तो ए और डी खोटे हो गए। और पटेची जो है ये तब होता है जब जो टीनी ब्लड वेसल है वो वहां से ब्लड लीक होता है स्किन के अंदर, और स्किन के ऊपर लाल लाल कलर के इससे निशान बन जाते हैं, उसको पटेची कहते हैं। तो ये अपने को सुपरफिशियली दिख जाएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग के साइन नहीं है ये। और ये ज्यादातर बनता है डेंगू फीवर में, जब बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर है सी, दैट इज इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। A patient with thrombocytopenia, that is decreased platelet count secondary to leukemia, leukemia का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो मरीज को ब्लड कैंसर था और उसकी वजह से उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, प्लेटलेट काउंट जो है वो बॉडी में कम हो गए, और अब उस मरीज को एपिस्टैक्सिस हो रहा है। मरीज को क्या था, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की वजह से उस मरीज को हुआ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और अब उसको एपिस्टैक्सिस हो रही है, ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नोज ब्लीडिंग, है ना, नाक से जो है रक्त आना, एपिस्टैक्सिस कहलाता है। What should the nurse instruct the patient to do? नर्स क्या कहेगी, पेशेंट को क्या करने का कहेगी जब एपिस्टैक्सिस हो रही है, ल्यूकेमिया वाले को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अब एपिस्टैक्सिस हो रही है। lie supine with his neck extended, sit upright leaning slightly forward, blow his nose and then put lateral pressure on it, hold his nose while bending forward at the waist, which is the correct one? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। देखिएगा यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, सिट अपराइट लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, बी इज द करेक्ट वन। जब भी एपिस्टैक्सिस हो रही है, नेजल ब्लीडिंग हो रही है, मरीज को अपराइट पोजीशन देते हैं और उसको स्लाइटली आगे की तरफ फॉरवर्ड लीन करते हैं, आगे की तरफ झुकाते हैं, है ना। उससे क्या होगा, जो वेस्कुलर प्रेशर है नोज का वो इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से जो है मरीज जो है उसमें ब्लीडिंग रुकती है। और दूसरी ये जो मदद करता है कि एस्पिरेशन जो ब्लड का होने की संभावना है उसकी रिस्क को मिनिमाइज करता है। तो एक तो वेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज होगा और एक एस्पिरेशन की रिस्क मिनिमाइज हो जाती है इस पोजीशन से। अगर आप मरीज को ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है लाई सुपाइन एंड जो है नेक एक्सटेंड करेंगे, तो अगर आप सुपाइन लाई करते हैं तो ये एस्पिरेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता और मरीज एस्पिरेट कर सकता है। नोज को ब्लो कभी नहीं करना होता, क्योंकि आप अगर ब्लो करेंगे तो जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे अगर थ्रोम्बस भी बनेगा तो ब्लो करते ही वो फिर हट जाएगा, तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो कभी भी नोज को ब्लो नहीं करना होता है, क्योंकि जो क्लोटिंग की मैकेनिज्म है वो डिस्क्लोज हो जाएगी और फिर ब्लीडिंग ज्यादा होगी। और वेस्ट से बैंड नहीं होना है, क्योंकि वेस्ट से जब बैंड होता है तो वेस्कुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड रुकने की जगह क्या हो जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाती है। तो ए, सी और डी खोटे जवाब है। जब भी आपको एपिस्टैक्सिस का मैनेजमेंट पूछे तो सिट अपराइट एंड लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड हमेशा करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। Which patient is most at risk for developing deep vein thrombosis? DVT डेवलप होने की सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर मोस्ट एट रिस्क कौन सा मरीज है? 62 साल की ओल्ड फीमेल जो रिकवरी कर रही है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट THR किया है उसको, है ना, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और 62 साल एज है। 35 साल की फीमेल जिसको 2 दिन हुए पोस्टमार्टम को,
33 साल की ओल्ड मेल जो कि रनर है विद एचिलस टेंडोनाइटिस के साथ में रनिंग करता है। और एम्बुलेटरी 7 ईयर ओल्ड मेल हु इज रिकवरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया से रिकवर कर रहा है, 70 साल का आदमी। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। डीवीटी को जो है वो सबसे ज्यादा, डीवीटी फॉर्म होने के सबसे ज्यादा मोर प्रोन वो होता है इंडिविजुअल जो इमोबिलाइज होता है। जो इमोबिलाइज होगा, जो जिसमें मोबिलिटी नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा डीवीटी होती है। और इमोबिलिटी सबसे ज्यादा है जिसका अभी अभी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है और अभी रिकवरी कर रहा है, ये टीकेआरसी सर्जिकल प्रोसीजर है। तो डेफिनेटली ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वो इंडिविजुअल है जो सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के फॉर्मेशन के। प्रेगनेंसी जो है, जैसे 2 दिन का पोस्टमार्टम है, तो प्रेगनेंसी जो है वो वेरिकोज वैन करती है ना, और जिससे वीनस सिस्टोसिस होती है। लेकिन ये प्राइमरी कारण नहीं है डीवीटी का ना, पहले वेरिकोज हो सकता है लेकिन सीधा डीवीटी नहीं होता प्रेगनेंसी से। हाँ, वेरिकोज से डीवीटी बन सकता है पर डायरेक्ट डीवीटी नहीं बनता है। जो मरीज इंजुरी से रिकवर कर रहा है उसमें वीनस सिस्टोसिस हो सकती है, बट ये प्राइमरी कारण नहीं होता डीवीटी का, है ना। तो ये भी आंसर गलत है, सी आंसर। और डी आंसर में निमोनिया लिखा हुआ है। तो मोबिलिटी कम होने की वजह से ये जो है मरीज जो है, निमोनिया वाले मरीज जो है, मोबिलिटी डिक्रीज है। लेकिन इसमें भी जो है हाईएस्ट रिस्क के ऊपर नहीं है। मतलब आपको जब सवाल ने पूछा है तो मोस्ट आदमी कौन सा रिस्क पे है, जिसकी हड्डी की सर्जरी हो रही है और जिसमें मोबिलिटी सबसे लेस होगी वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है। तो इन चारों में से ए जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है डीवीटी फॉर्मेशन के। Which of the following treatment would be most appropriate to relieve the pain of a patient admitted with DVT? DVT के साथ में मरीज एडमिट हुआ है, कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट है दर्द के रिलीव के लिए? हीट अप्लाई करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेग का एलिवेशन करेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोग हीट का एप्लीकेशन कर रहे हैं, कुछ बेड रेस्ट दे रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कुछ लेग का एलिवेशन भी करवा रहे हैं। सब कुछ करवा रहे हैं आप। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, डीवीटी, डी वैन थ्रोम्बोसिस। पेन होता है, रीजन है एडिमा होता है लेग में। तो लेग का एडिमा मिनिमाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पेन को रिलीव करने के लिए लेग को एलिवेट करो। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट वन। लेग को क्या करेंगे अपन, एलिवेट करेंगे। लेग को एलिवेट करने से प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, है ना। जो थ्रोम्बोसिस की वजह से प्रेशर हो रहा है, जो ओक्लूजन हो रहा है वीनस रिटर्न का, वो मिनिमाइज हो जाएगा और जिससे दर्द में आराम आ जाएगा। हीट का एप्लीकेशन अगर आप करते हैं, जो ए ऑप्शन में जो कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है, हीट के एप्लीकेशन से वेजो डायलेशन होगा। वी ऑल नो की हीट एप्लीकेशन वेजो डायलेशन करती है। और इसकी वजह से जब वेजो डायलेशन होगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा उस एरिया में, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो और थ्रोम्बस बनने की संभावनाएं बढ़ेगी, है ना। तो वेजो डायलेशन जिसकी वजह से ब्लड जो है उसकी पुलिंग होगी उस एरिया में और थ्रोम्बस बनने की रिस्क और बढ़ जाएगी। बेड रेस्ट जो है वो वीनस सिस्टेसिस करवाता है। बेड रेस्ट से जो है वीनस सिस्टेसिस होता है, और वीनस सिस्टेसिस जो है वो और डीवीटी होने के कारणों में आता है ना। तो बेड रेस्ट जिसका इलाज नहीं है उसे वीनस सिस्टेसिस होगी और उससे और डीवीटी होने की संभावना रहती है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज। डीवीटी वाले मरीज को हम एक्सरसाइज इनिशियली नहीं कराते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज वाले मरीज में जो थ्रोम्बस है वो एम्बोलस में कन्वर्ट हो जाएगा और रिस्क रहती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। तो ए, बी और सी यहाँ पे खोटे जवाब है। ये पैन के रिलीव के लिए उचित तरीके नहीं है। करेक्ट आंसर है डी, दैट इज लेग एलिवेशन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ए पेशेंट एडमिटेड विद पार्किंसंस डिजीज हैज एन एक्सप्रेशनलेस फेस एंड मोनोटोन स्पीच। फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, स्पीच में मोनोटोनस है, बीमारी है पार्किंसंस डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इज मोस्ट एक्यूरेट? कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्यूरेट है? जब आपने किसी मरीज को एडमिट किया, पार्किंसंस डिजीज का मरीज था, एक्सप्रेशन लेस फेस है और मोनोटोन स्पीच है, तो क्या ऑब्जर्वेशन आपका जो है मोस्ट एक्यूरेट है यहाँ पे? फर्स्ट है द पेशेंट इज मोस्ट लाइकली डिप्रेशन एंड शुड बी लेफ्ट अलोन। मरीज डिप्रेशन में और उसको अकेला छोड़ दिया जाए। दूसरा है देर आर कॉमन, दीज आर कॉमन साइन ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ये पार्किंसंस बीमारी के कॉमन साइन है। थर्ड है द पेशेंट्स एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन में नीड एडजस्टमेंट, उसकी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन को एडजस्ट करने की जरूरत है। और लास्ट है द पेशेंट प्रोबेबली हैज डिमेंशिया, मरीज जो है उसको क्या हो चुका है, डिमेंशिया हो चुका है। विच इज द करेक्ट वन?
ये जो सिम्टम दिए हुए हैं एक्सप्रेशन लेस और मोनोटोनस स्पीड, ये दोनों के दोनों सिम्टम जो है वो पार्किंसंस बीमारी के कॉमन सिम्टम है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, दीज आर दी कॉमन साइन ऑफ पार्किंसंस डिजीज। ये पार्किंसंस बीमारी के कॉमन साइन है दोनों की दोनों। रीजन जिसका कारण है सब्सटेंसिया निग्रा नाम की जगह है, उसमें न्यूरॉन का डीजनरेशन हुआ है जो कि रिसेप्टर साइट होती है डोपामिन की, और उसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी है, और डोपामिन की जब कमी होती है तो उसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है। ये डीजनरेशन जो होता है इसमें मोटर डिसफंक्शन होता है ना, मतलब मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, बॉडी पूरी स्लो हो जाती है, और कोई टिपिकल साइन नहीं है यहाँ पे डिप्रेशन का या डिमेंशिया का। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो है उसकी वजह से मरीज जो है वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, उसमें मोनोटोनस स्पीच या एक्सप्रेशन लेस नहीं होता है। तो ए, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉमन साइन है ये पार्किंसंस डिजीज का। आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए हिप, विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट्स लेग एंड हिप? हिप का सर्जिकल रिपेयरमेंट किया, सर्जरी के बाद में कौन सी पोजीशन जो है वो काम में ली जाती है, बेस्ट है पेशेंट के लिए लेग और हिप की? लेग और हिप के लिए कौन सी पोजीशन सर्जिकल रिपेयर ऑफ हिप किया है, कौन सी पोजीशन बेस्ट है? एबडक्टेड, एडक्टेड, प्रोन और सबलक्सेट? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। हिप की सर्जरी के बाद में दोनों नी को दूर दूर रखना होता है, उसको एबडक्टेड कहते हैं, जिससे जो हिप का जो बोल वाला एरिया है वो जो है कहाँ पे रहे, अपने सॉकेट के अंदर रहे। तो सर्जरी के बाद में हिप जो है, लेग और हिप जो है उनको हम एबडक्ट करके रखते हैं। एबडक्ट मतलब मिड लाइन से थोड़ा दूर ले जाके, है ना, तो एबडक्टेड कंडीशन रखता है। एड का मतलब दोनों पास पास चिपके होने चाहिए लेग, तो एडक्टेड नहीं करना है, प्रोन और सबलक्सेट नहीं करना है। एडक्टेड, प्रोन और सबलक्सेट जो है वो कभी भी प्रोस्थेसिस को एसिटाबुलम कैविटी में नहीं रख पाएंगे, जबकि एबडक्शन जो है वो जो भी प्रोस्थेसिस आपने लगाया, जो भी बॉल एंड सॉकेट बॉल लगाई है, उस प्रोस्थेसिस को एसिटाबुलम कैविटी वाले सॉकेट के अंदर, है ना, सॉकेट के अंदर रखेगा, एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम वाले सॉकेट में रखेगा। तो ये प्रोस्थेसिस को रखने का तरीका है एबडक्ट। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। Which physiologic effect of pulmonary embolism would initially affect oxygenation? कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इनिशियली होगा जिससे ऑक्सीजनेशन अफेक्ट होती है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस बना, जाके लंग्स के अंदर स्टक किया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ऑक्सीजन अफेक्ट हुई बॉडी की, क्या फिजियोलॉजी है वहां पे? ब्लड क्लॉट ब्लॉक करता है वेंटिलेशन को, बट परफ्यूजन जो है अनअफेक्टेड रहता है। ब्लड क्लॉट ब्लॉक करता है वेंटिलेशन को और हाइपोक्सिया प्रोड्यूस करता है नॉर्मल परफ्यूजन की जगह। ब्लड क्लॉट ब्लॉक करता है परफ्यूजन को और वेंटिलेशन प्रोड्यूसिंग प्रोफाउंड हाइपोक्सिया। ब्लड क्लॉट ब्लॉक करता है परफ्यूजन को, प्रोड्यूस करता है हाइपोक्सिया नॉर्मल की जगह और सुपर नॉर्मल वेंटिलेशन की जगह। विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ही आइडिया लगा पा रहे हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा, इनिशियली कैसे ऑक्सीजन को अफेक्ट करता है? तो देखिएगा बहुत सीधा जवाब है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब भी होता है तो ये जो ब्लड क्लॉट है, ये ब्लड क्लॉट ब्लॉक कर देता है परफ्यूजन को। हाँ, ब्लड क्लॉट जो है वो ब्लड के फ्लो को लंग्स के उस एरिया में, सेल में, टिश्यू में जाने से रोक देता है। लेकिन पेशेंट अभी भी वेंटिलेट हो रहा है ना, वो जो एरिया है वो अभी भी वेंटिलेटेड है, लेकिन ब्लड का फ्लो कम या ब्लॉक होने की वजह से उस एरिया में गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और इफ देयर इज नो गैस एक्सचेंज तो उसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है वो मिसमैच हो जाता है और बॉडी में हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होता है और सुपर नॉर्मल वेंटिलेशन, है ना, तो वहां पे हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होएगा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ब्लॉक करता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। ए, बी और सी जो है वेंटिलेशन जो है वो इनिशियली अफेक्ट नहीं होता है ब्लड क्लॉट से, ब्लड क्लॉट से परफ्यूजन अफेक्ट होता है और उसकी वजह से हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होने लगता है। तो डेफिनेटली डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। An hour after IV furosemide Lasix is administered to a patient with heart failure, a short burst of ventricular tachycardia appear on the cardiac monitor.
विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुड द नर्स सस्पेक्ट? फ्रूसेमाइड आप दे रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है जिससे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी होने लग गया, वहां पे डिस्कम्फर्ट है, हार्ट का प्रॉब्लम होने लगी, तो फ्रूसेमाइड आप दे रहे हैं। फ्रूसेमाइड जो दवाई है ये फार्मा का क्वेश्चन है, और ये दवाई जो है वो लूप डाययूरेटिक कैटेगरी की है। किसकी है? लूप डाययूरेटिक। और जो लूप डाययूरेटिक ड्रग्स होती है वो ड्रग्स जो है पोटेशियम जो होता है बॉडी में, उस पोटेशियम को जो है डिप्लेट कर देती है ना, इसको पोटेशियम डिप्लेटिंग डाययूरेटिक भी कहते हैं। और पोटेशियम जब डिप्लेट होगा, पोटेशियम जो है उसका डिप्लेशन कर देती है, उसका जब डिप्लेशन होता है तो पोटेशियम का लेवल जो है वो बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोकैलीमिया। क्या कहलाएगी? हाइपोकैलीमिया। तो ये दवाई करेगी हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया जो है उसकी वजह से मायोकार्डियम की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से मरीज को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है ना, मायोकार्डियम की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, उससे वीटी हो जाती है वहां पे। तो हाइपोकैलीमिया की वजह से वीटी वहां पे देखने को मिल रही है। तो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज हाइपोकैलीमिया। हाइपर मैग्नीसीमिया जो है उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, बेसिकली टेकिकार्डिया होता ही नहीं है ना, ब्रेडिकार्डिया होता है हाइपो हाइपर मैग्नीसीमिया में, जो ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है। इसमें टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होता है, टेकिकार्डिया होता ही नहीं है। और इसके अलावा हाइपर नेट्रीमिया जो है उसमें भी साइनस टेकिकार्डिया होता है, लेकिन उस वाटर लॉस की वजह से होता है, यहाँ कोई वाटर लॉस नहीं हुआ है ना। तो हाइपर नेट्रीमिया में साइनस टेकिकार्डिया जरूर होता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का कोई रीजन नहीं है यहाँ पे। हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन है, वॉस्टेक और ट्रोसाउसाइन, वो अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, हाइपोकैलीमिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगेन फार्मा से क्वेश्चन, विच ओरल मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन? थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन सी दवाई जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे जो थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी? और याद रखने वाली बात है, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने वाली दवाई को एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीकोएगुलेंट। जो कोएगुलेशन को रोक देती है उसको एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। चार नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, वारफ्रिन, इपेरिन, फ्रूसेमाइड और मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर है और हाइपरटेंशन के अंदर काम में ली जाती है, तो ये बीटा ब्लॉकर दवाई है, तो ये तो यहाँ पे जवाब नहीं बन सकता। फ्रूसेमाइड अभी हमने पढ़ा था, पोटेशियम डिप्लेटिंग डाययूरेटिक या लूप डाययूरेटिक इसको कहते हैं। कौन सा डाययूरेटिक है? लूप डाययूरेटिक है ये, तो ये भी यहाँ पे जवाब नहीं बन सकता। वारफ्रिन और रिपेरिन दोनों ही कैसी दवाई है? एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, कोएगुलेशन को रोकती है, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकती है, लेकिन देना कैसे है? ओरल। तो ओरल फॉर्म वाली दवाई कौन सी होती है? वारफ्रिन। वारफ्रिन बिल्कुल सही, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। ओरल अवेलेबल कोमोडिन के नाम से टैबलेट, एसिट्रोम के नाम से टैबलेट है, वो ओरल अवेलेबल वारफ्रिन है। हिपेरिन जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर आता है, फ्रैक्शनल हिपेरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, दो तरीके का होता है। इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है, ओरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, वारफ्रिन। इपेरिन और वारफ्रिन में से वारफ्रिन, जो कि ओरल मेडिकेशन है, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये शानदार एमसीक्यू सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे क्वेश्चन अच्छे रैशनल के साथ में जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप टारगेट के बहुत पास में होंगे, क्योंकि आपका माइंड मेकअप हो रहा है और एक अच्छा माइंड मेकअप हो रहा है। अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये क्वेश्चंस और ये जो वीडियो सेशन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज एक कृपा करें, भगवान कृष्ण कह के गए थे, मैं नहीं कह रहा हूं, कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपकी की तरह तैयारी करने वाले उस हर इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल है जो अपने एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उस तक ये कंटेंट पहुंचाने में मदद करें, है ना। आप मदद करेंगे, हम जो है कम लोग है अभी, और अगर हम मिलके मदद करते हैं एक दूसरे का तो मैक्सिमम लोग कनेक्ट होंगे, कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक जाएगा। और हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है कि एक ऐसी कोशिश जिससे मैक्सिमम घर के अंदर वो खुशियां लाने की कोशिश की जाए, ताकि जो है हर आदमी जो है उस चाहत तक पहुंच जाए जो सपना उसने कभी देखा है। तो मदद करिए, करके देखिए, दिल से करिए, मोरालिटी के साथ में करिए, भगवान को अपने जो है दिल और दिमाग में रख के करिए, तो आपको डेफिनेटली जो एक अच्छा सुखद अनुभव होगा। तो मिलते हैं दोबारा इसी नए सुखद अनुभव के साथ में, एक और नए एमसी की वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।